दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत के बाद इजराइल बौखला गया है। इजरायली नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि यहूदी अब न्यूयॉर्क छोड़कर इजराइल में बस जाएं। इनके अलावा एलन मस्क की भी पेट में दर्द हुआ है और उन्होंने पोस्ट कर विवाद खड़ा कर दिया और ममदानी पर धांधली का आरोप लगाया। लेकिन हकीकत क्या है, आपको ये भी बताएंगे। और साथ में जोहरान ममदानी की जीत पर अरब देशों में क्या चर्चा है, क्या ये गाजा में मची तबाही और फिलिस्तीन के प्रति समर्थन का नतीजा है? आखिर अरबी यूजर क्या लिख रहे हैं? क्या दुनिया तेजी से बदल रहा है? इनके अलावा एक बड़ी खबर रूस से आ रही है। पुतिन ने सीधा ऐलान किया है, अगर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हम भी धमाका करेंगे। और इसी बीच फिलीपींस से बड़ी खबर आ रही है, तूफान के कारण कई लोगों की जान गई और भीषण तबाही हुई। तो बिना वक्त गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव इस बार इतिहास बन गया, क्योंकि इस बार एक मुसलमान उम्मीदवार जीत गया है। जी हां, 34 साल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव जीतकर वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। ये वही शहर है जहां दुनिया की सबसे बड़ी यहूदी आबादी रहती है और अब वहां एक मुस्लिम मेयर चुना गया है। इस जीत के बाद इजराइल में जैसे भूकंप आ गया, वहां की सरकार और नेता बौखला गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने बुधवार को जोहरान ममदानी पर तीखा हमला किया और न्यूयॉर्क के यहूदी समुदाय से इजराइल में बसने की अपील की। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने ममदानी की जीत पर चिंता जताते हुए कहा कि यह चुनाव एक ऐसी याद है जो दिखाता है कि कैसे यहूदी विरोध ने सामान्य सोच पर जीत हासिल की। वहीं डायस्पोरा मामलों के मंत्री अमिखाई चिकली ने कहा कि न्यूयॉर्क जो कभी आजादी और यहूदी शरणार्थियों के लिए उम्मीद का प्रतीक था, अब अपने शहर की चाबी ऐसे व्यक्ति को दे रहा है जो हमास का समर्थक है। उन्होंने आगे कहा, यह शहर अब पहले जैसा नहीं रहेगा, खासकर यहूदी समुदाय के लिए। चिकली ने लंदन का जिक्र करते हुए कहा, न्यूयॉर्क भी अब उसी रास्ते पर जा रहा है जैसे लंदन गया, यानी एक मुस्लिम मेयर के हाथों। इजराइल के संयुक्त राष्ट्र दूत डैनी डैनन ने भी ममदानी पर हमला करते हुए कहा कि ममदानी ने पूरे चुनाव अभियान में इजराइल और उसकी सेना के खिलाफ बयान दिए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम यहूदी समुदाय की सुरक्षा और भलाई के लिए काम करते रहेंगे। इसके बावजूद जोहरान ममदानी ने भारी दबाव, धार्मिक हमलों और मीडिया की आलोचनाओं के बीच शानदार जीत दर्ज की। ये जीत ट्रंप, इजरायली अधिकारियों और रूढ़िवादी मीडिया द्वारा चलाया गया प्रचार के बावजूद हुई, जो उन्हें लगातार इस्लामिक और कट्टरपंथी कहकर बदनाम करने में लगे थे। दिलचस्प बात यह है कि ममदानी को यहूदी मतदाताओं के एक हिस्से का भी समर्थन मिला, जिन्होंने साफ कहा कि वो इजराइल की सरकार और गाजा में हो रहे नरसंहार जैसी कार्रवाइयों के खिलाफ है। कुल मिलाकर ममदानी की यह जीत सिर्फ न्यूयॉर्क की नहीं, बल्कि पूरे अमेरिका की राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो रही है। ये वो पल है जब धर्म, नस्ल और नफरत से ऊपर उठकर जनता ने बराबरी और इंसाफ की आवाज को चुना। दोस्तों, अब बात करते हैं एलन मस्क के विवाद की, यानी ममदानी की जीत पर मस्क के पेट में भी दर्द हुआ है। न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी की जीत के ऐलान के बाद अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। मस्क ने एक पोस्ट में चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और इशारा किया कि चुनाव में गड़बड़ी हुई। उन्होंने अपने पोस्ट में, जिसे करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा, न्यूयॉर्क मेयर चुनाव की एक बैलेट पेपर की तस्वीर साझा की और लिखा कि इसमें धांधली की गई है। मस्क का आरोप था कि कुछ उम्मीदवारों के नाम 2 बार बैलेट पेपर पर दिख रहे हैं, जिनमें जोहरान ममदानी और कर्टिस सलीवा के नाम शामिल थे, जो अलग अलग पार्टियों के तहत सूचीबद्ध थे। लेकिन अल जजीरा तहकीकात टीम ने मस्क के इस दावे की सच्चाई की जांच की। जांच में पता चला कि न्यूयॉर्क राज्य के चुनाव कानून यानी सेक्शन 6(147) के अनुसार अगर किसी उम्मीदवार को एक से ज्यादा पार्टियों ने नामित किया है तो उसका नाम हर उस पार्टी के अंतर्गत बैलेट पेपर पर दिख सकता है जिसने उसे नामित किया है। कानून के मुताबिक
किसी भी पार्टी के तहत दिए गए वोट उसी उम्मीदवार के कुल वोटों में जोड़े जाते हैं, यानी उम्मीदवार को किसी तरह का गैर कानूनी फायदा नहीं मिलता। अमेरिकी वेबसाइट बैलेटपीडिया के मुताबिक इसे फ्यूजन वोटिंग कहा जाता है। इसका मकसद छोटे या स्वतंत्र दलों को भी चुनाव में भाग लेने का मौका देना है, ताकि उन्हें नए उम्मीदवार खड़े करने की जरूरत न पड़े। इससे साबित होता है कि एलन मस्क का धांधली वाला दावा पूरी तरह गलत था। वहीं न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में पहली बार डेमोक्रेटिक मुस्लिम उम्मीदवार जीतने पर अरब सोशल मीडिया में भी खूब चर्चा है। दोस्तों, अपनी जीत के बाद दिए गए भाषण में ममदानी ने कहा, आपने मुझे बदलाव और नई राजनीति के लिए चुना है। अब वक्त है एक नई शुरुआत का। उन्होंने बताया कि वो जनवरी की शुरुआत में आधिकारिक रूप से शपथ लेंगे और वादा किया कि वो शहर के हालात सुधारने और हर नागरिक के लिए सामाजिक न्याय को मजबूत करने पर काम करेंगे। अपनी चुनावी मुहिम के दौरान ममदानी ने गाजा पर जारी इजरायली हमले की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि इजरायल के जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो यहूदी विरोध के खिलाफ है और ऐसी न्यूयॉर्क सिटी बनाना चाहते हैं जो हर समुदाय की आवाज सुने और सबको साथ लेकर चले। दोस्तों, जोहरान ममदानी की जीत ने अरब सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया पैदा कर दी। हजारों लोगों ने उनके साहसिक रुख और इंसाफ की राजनीति की तारीफ की। कई लोगों ने कहा कि यह जीत अमेरिकी समाज में बदलाव की लहर का सबूत है। अब जनता नफरत की नहीं बल्कि इंसाफ और समानता की राजनीति चाहती है। अल जजीरा के मुताबिक कई यूजर्स ने लिखा कि ममदानी की जीत अमेरिकी मुस्लिमों की राजनीति में भागीदारी का नया दौर शुरू करती है और ये दिखाती है कि अब उनका प्रभाव अमेरिका की नीति और फैसलों में बढ़ रहा है। दूसरी ओर कुछ लोगों ने कहा कि यह जीत अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए राजनीतिक झटका है, क्योंकि न्यूयॉर्क दुनिया में सबसे बड़ा यहूदी केंद्र माना जाता है। उन्होंने कहा कि यह नतीजा ट्रंप और जायूनी लॉबी की विचारधारा के खिलाफ एक करारा जवाब है और यह पश्चिमी दुनिया में न्याय और मानवाधिकारों के नए दृष्टिकोण का संकेत देता है। कई राजनीतिक जानकारों और एक्टिविस्ट ने कहा कि ममदानी की जीत दक्षिणपंथी समूहों और अमीर समर्थकों की नफरत भरी मुहिमों के बावजूद हुई, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क जैसे नाम शामिल थे। सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट ने इसे जायूनी लॉबी के प्रभाव के पतन की शुरुआत बताया। उनका कहना है कि यह नतीजा अमेरिकी राजनीति में एक नई सोच का प्रतीक है, जिसे गाजा ने जागृत किया, यानी जिंदा किया। एक ऐसा नया युवा वर्ग जो अब सत्ता की पुरानी सीमाओं को चुनौती दे रहा है। लोगों ने लिखा, जोहरान ममदानी ने दिखा दिया कि असली नेता वही होता है जो जनता की भाषा बोले, उनके दर्द को महसूस करे और सच्चाई से उनके साथ खड़ा रहे। उन्होंने कहा, बदलाव कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। जब जनता एकजुट हो जाती है तो वो झूठी ताकतों और पाखंडी सिस्टम की जंजीरें तोड़ देती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को अपने टॉप अधिकारियों को बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि देश को अब परमाणु हथियारों यानी न्यूक्लियर वेपन्स के नए परीक्षणों की तैयारी करनी चाहिए। पुतिन का यह बयान उस समय आया है जब कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका जल्द ही परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू कर सकता है। पुतिन ने कहा कि रूस ने हमेशा से परमाणु परीक्षणों पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का पालन किया है, लेकिन अगर अमेरिका या कोई और परमाणु ताकत ऐसा कदम उठाती है तो रूस भी पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने अपने विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी इकट्ठा करें, उसका विश्लेषण करें और सुरक्षा परिषद में बैठकर मिलकर ये तय करें कि क्या रूस को भी परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू करनी चाहिए। रूस के रक्षा मंत्री आंद्री बेलुसोव ने भी पुतिन से कहा कि अमेरिका के हाल के बयानों और हरकतों को देखते हुए रूस को जल्द से जल्द परमाणु परीक्षणों की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि रूस का आर्कटिक इलाके में स्थित परमाणु परीक्षण केंद्र नोवाया जेमेलिया ऐसे किसी भी परीक्षण के लिए बिल्कुल तैयार है और बहुत कम समय में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इतिहास पर नजर डालें तो अमेरिका ने आखिरी बार परमाणु परीक्षण 1992 में किया था। चीन और फ्रांस ने 1996 में अपने आखिरी परीक्षण किए थे, जबकि सोवियत यूनियन का आखिरी परमाणु परीक्षण 1990 में हुआ था। उसके बाद रूस, जिसने सोवियत यूनियन के परमाणु शक्ति को विरासत में लिया, उसने अब तक कोई नया परीक्षण नहीं किया है।
यानी साफ है, अगर अमेरिका आगे बढ़ता है तो पुतिन अब दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि रूस भी पूरी तरह तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो वो पुराने जमाने की तरह एक बार फिर न्यूक्लियर पावर शो दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फिलीपींस में तूफान कालमेगी के कारण कम से कम 85 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि कालमेगी मध्य फिलीपींस में इस साल आए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है। इसके कारण लाखों लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा है। तूफान कालमेगी के कारण सबसे ज्यादा आबादी वाले मध्य द्वीप सेबू के शहर जलमग्न हो गए, यानी पानी में डूब गए। वहां कम से कम 49 लोगों की मौत हुई। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि 75 अन्य लापता है और 17 घायल हुए हैं। वहीं मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई गई है। इस तूफान से मची तबाही से जुड़े कई वीडियोज भी सामने आए हैं, जिनमें लोग छतों पर शरण लेते हुए जबकि लोगों की कारें और शिपिंग कंटेनर सड़कों पर बहते नजर आए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।